नमस्कार। और आज हम आपके समक्ष एक और नई कहानी लेके आए हैं, कश्मीरी पंडित की जुबानी। और आज हमारे साथ अपनी कहानी सुनाने के लिए हैं मनोज कुमार भट्ट जी। आपका स्वागत है एपिलॉग में सर। नमस्कार। सर, जैसा कि हम ऑफ कैमरा आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि मतलब हम एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं या कश्मीरी पंडित्स पे हम, ताकि हम उनकी जो कहानी है जो उनके साथ हुआ है वो आगे तक लेके जाएं। तो पहले मतलब हम जैसे आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे, वहाँ आपकी लाइफ कैसी थी, कैसे आपका बचपन गुजरा है वहाँ पे, फिर उसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ, फिर आपका मतलब कैसे आप लोग यहाँ पे आए। तो वो हम सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे और जनता को बताएंगे कि कैसे हर एक कश्मीरी पंडित के साथ क्या क्या हुआ है। तो आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? मेरा नाम मनोज कुमार है। तो मैं हूँ पंजीपोरा में रहते थे। तो सोपोर, तहसील सोपोर है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। हम्म। तो मैं वहाँ एजुकेशन ही कर रहा था पहले। तो अ, आपकी फैमिली में कौन कौन? मेरे फैमिली में मेरे फादर साहब थे, वेदलाल भट्ट, जो प्रिंसिपल थे हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में। अच्छा। तो उनकी असैसिनेशन हुई थी 90 में, जुलाई 26 को। तो मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर्स हैं 3 और मेरे 2 ब्रदर्स हैं। तो आपके तो वहाँ आसपास कौन से गांव कौन कौन से तो थे? हमारे साथ हैं क्रांगशून एक गांव पड़ता है। तो दूसरा है बुलगाम, जहाँ कश्मीरी थे। हम 2 घर थे सिर्फ उधर पिंजीपुरा में। तो नॉर्मली थी पहली लाइफ तो। वहाँ अ, कैसा आपका घर कैसा था, क्या क्या था आपके वहाँ पे? घर तो ठीक था, ट्रिपल स्टोरी मकान था। तो बाग भी थे, एप्पल के अच्छा, कितने बाग थे आपके? 4-5 बाग थे अच्छा। डिफरेंट जगह पे। अच्छा। तो और वहाँ पे कोई प्रोमिनेंट मंदिर या? मंदिर था हमारा उधर सामने ही, गणेश का अच्छा। स्थापना गणेश की। तो वहाँ एक दरख्त था, तो बहुत बड़ा, 5-6 साल, 600 साल पुराना। अच्छा। वो भी था वहाँ पे। तो ठीक ही था, डेवलप्ड विलेज था। तो आपका लाइफ कैसी रही वहाँ पे, जब आपका बचपन जो था, बचपन के बारे में कुछ बताओ। मतलब तो आपके फ्रेंड्स, आप खेलते वेलते थे वहाँ पे, मतलब क्या करते थे आप? हाँ, बचपन तो था ठीक ही, लेकिन जो जो भी है, जो अभी बोल नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि बचपन से ही हमारे साथ वो हो रहा था। हरासमेंट टाइप? हैरेसमेंट बचपन से ही हो रही थी, क्योंकि वो बस, जैसे हम 2 ही घर थे, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ता था, जिस हिसाब से वो चलाते थे मुसलमान। अच्छा। जैसे मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था और खेलता भी ठीक था, हम्म। लेकिन मुझे चांस नहीं दिया गया आगे। अच्छा। क्योंकि वहाँ उन्होंने अपना वो बनाई थी मोनोपोली, नहीं जी, हिंदू है, इसको कर बाइकआउट दो। करो। हाँ, इसको क्या करना है, उसको क्या लेना है। मतलब फुटबॉल में खेलता था, उसमें भी मुझे वो आगे जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो ये मेरे साथ नहीं हो रहा था, ये हर एक जो भी माइनॉरिटी में है, कहीं भी इंडिया में है। आजकल बोल नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन जहाँ भी माइनॉरिटी में हिंदू है, उसके साथ यही हो रहा है। तो ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं हो रहा। अगर ऐसी सिचुएशन रही, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो तो ये मैं था स्टार्टिंग से ही। अब हम एडजस्ट करके जैसे-तैसे तो चल रहे थे, लेकिन 90 में इतना हालात खराब हो गए, तो फिर वो बड़ा तो मुश्किल मतलब हुआ जैसे था। आपने स्कूल कॉलेज तो वहां से ही किया हाँ, होगा, स्कूल कॉलेज किया। तो फिर आपकी जॉब भी वहां पे ही लगी होगी? जॉब नहीं थी मेरी, कोई अच्छा, आपकी जॉब नहीं जॉब लगी, नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो तब भी उसके बावजूद भी मतलब आपके जो आसपास के पड़ोसी थे, उनका बिहेवियर उनका कैसा था? बिहेवियर तो ठीक ही था तब। अच्छा, पहले आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक था। पहले ठीक था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होने वो लगा। चेंज होने लगा था। हाँ। तो आपको किसी मतलब नाम से पुकारते थे कश्मीरियों को वहां पर, जैसे जिसको रैट्स हाँ, कहते हैं? बिल्कुल, दाल बट बोलते थे वो। अच्छा। हाँ, दाल बट मतलब वो एक माना जाता था कि एग्जिस्टेंस में नहीं है। अच्छा। ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो कोई, हिंदू है तो कश्मीरी है, इसका कोई वो महत्व नहीं है। अच्छा ये है तो है है, तो है, नहीं तो है नहीं, तो नहीं है, तो इसका इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम चाहेंगे तो उसको मार भी सकते हैं, उसको वो उनके वो ज़हन में स्टार्टिंग से ही था।
तो मतलब कोई तो स्लोगन्स आप सुनते थे, चाहे न्यूज़पेपर पे इश्तिहार छपते थे या कुछ स्लोगन्स अपने लिए, कश्मीरी पंडित समाज के लिए नहीं, कोई? पहले तो नहीं थे, तो फिर बाद में 90 के बाद में ही उन्होंने शुरू किया था ये। क्या मतलब, जैसे क्या? यही दाल लिबट वगैरह वो ये उसके बाद ही ज़्यादा शुरू हुआ था। हम्म। तो ये तो हुआ यहाँ तक। तो उसके बाद फिर मतलब ये एक इंसान का तो काम नहीं हो सकता है, जहां तक मुझे नहीं, नहीं, लगता है। ये तो इनका सारा था, मतलब ग्रुप्स, कम्युनिटी, पूरा कम्युनिटी कुछ ऐसी थी ग्रुप्स कि बने थे वहां पे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रुप्स बनने लगे थे। जैसे? कोई जैसे ये एक ग्रुप था लश्कर-ए-तोयबा, जेकेएलएफ वगैरह, जो अच्छा। नाम आ रहे थे। मुझे हम्म। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। हाँ। हमने सोचा जैसे पहले वो था एक था वो जमात इस्लामी वो वगैरह ये बनाते रहते थे, तो हमने सोचा ये ऐसे ही ग्रुप्स हैं तो चलते रहते, लेकिन ये कुछ इनकी वो बिल्कुल अलग थी थिंकिंग। मतलब पूरा वो हिंदू को मिटाने की वो तो पहले से फिर ही सोच रहे। आपको कब लगा कि आपको वहां से निकलना चाहिए? कब आपको लगा कि मतलब पहले जैसे आप कह रहे हो उनका बिहेवियर वैसा नहीं था, बट हाँ, कब आपको लगा कि इनके बिहेवियर में अब चेंज आ गया और हमें यहाँ से निकलना हाँ, चाहिए? ऐसा क्या हुआ तब? 90 में शुरू हुआ था, 89 में। हम्म। तो मेरे अंकल के साथ थोड़ा वो पुलिस में थे, अच्छा। उनका नाम था प्रसाद राम भट्ट। अच्छा। तो वो अब नहीं है इस दुनिया में, 5 7 8 साल हो गए उनको। तो उनको मजबूरन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ा, वो क्यों? क्योंकि उनके साथ वही होता था कि अच्छा ये कुछ वो मैसेज दे रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये मुखबिरी कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो अच्छा। ये कुछ तो उनको ऑफिस में वो जैसे वो कोई रिपोर्ट लिखते थे, वो आगे उसका वैल्यू ही नहीं होता था। अच्छा। इंस्पेक्टर थे वो, लेकिन जो भी मतलब उनका सीआईडी में था ये, लेकिन उनके उसका वैल्यू नहीं रखा जाता था। तो उनको लगा कि कुछ चेंजेस आ रही है, गड़बड़ हो रही है। तो फिर उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली। अच्छा। तो उसके बाद भी उनके साथ वो जैसे वो आते थे उधर से कहीं से मार्केट से आते थे, तो उनके साथ कुछ-कुछ वो बातें सुननी पड़ती थी उनको कि वो उनको लगा कुछ सही नहीं चल रहा है। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ हालात ठीक नहीं है। नहीं है। तो लेकिन फ़ादर साहब को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो थोड़ा सोशल थे काफ़ी, उनको वो उसी में ज़्यादा थे। कहीं पे वो सड़क ठीक नहीं है, उसका गए डीसी साहब के पास जाते थे वो, तो मतलब ऐसे किसी वो का प्रिंसिपल थे, एज़ ए उसके प्रिंसिपल अलावा वो उसके, क्या करते हाँ, थे? उसके अलावा सोशल जो भी उनका मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो उसमें फ़र्क नहीं करते थे वो। मतलब हर एक के लिए हर काम एक के करते, लिए सोशल काम वर्क करते थे। सोशल वर्क करते थे, बहुत ज़्यादा। तो घर में कम ही करते थे, जो ज़्यादा मतलब बाहर के उनके साथ बहुत ज़्यादा था। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पहुँचना है ज़रूरी। अच्छा। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी सिख हो तो वहाँ पहुंच पहुँचते थे जाते वो। थे। हम्म। तो ये फिर उनको नहीं लगा तो वो उधर ही वहां रहे। पे रहे। हाँ, फिर अप्रैल में हम वहाँ से हमें निकलना पड़ा अच्छा। ज़बरदस्ती, क्योंकि फिर कोई जो पड़ोसी थे वो कोई पोस्टर लेके आ गए। अच्छा। हाँ, पेपर का है ये कोई ये दिया है उन्होंने, अलसफा आता था पेपर। अच्छा। तो अलसफा में आया था कि कश्मीरी हिंदू इधर से निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मारे जाओगे। हम्म। फिर वो पड़ोसी आ गए, सारे जो आस-पास बोल रहे थे नहीं तो हम तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई आएगा तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये उनकी प्लानिंग थी। हम्म। कहीं भी वो किसी भी गाँव में वो जाते थे, वो यही डायलॉग बोलते थे कि हम तो म बचा सकते थे, आपको कर सकते हैं, कुछ बचा सकते हैं, लेकिन बाहर का आ गया तो हम क्या हम कर क्या सकते करें? हैं? तो मतलब सब इस कुछ प्लान्ड ही सब था ये ये। प्लान्ड था पूरा। बच्चे-बच्चे को उनको पता था कि हमें क्या है, लेकिन हमें वो समझ नहीं आ रहा था। हम्म। तो फिर उन्होंने दिखाए वो पोस्टर-वोस्टर, तो तो फिर फ़ादर साहब ने कहा कि अंकल का इसको थ्रेट भी आया है, तो आप अच्छा, आपके निकल जाओ। अंकल को थ्रेट भी आई थी? हाँ, उनको थ्रेट भी आई थी कि आपका ये हम सोच रहे हैं आपका कुछ करना है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हो। तो जबकि उन्होंने जबकि वॉलंटरी रिटायरमेंट जब भी ले ली उन्होंने थी। रिटायरमेंट भी लिया था, वो कुछ नहीं घर पे बैठे रहते थे। तो
फिर भी उनको उनके साथ, क्योंकि जीने वे नहीं देते। प्लान ही था कि हमने कहाँ से टारगेट करना है। हुँ। तो उसी दौरान मैं एक्चुअली दिल्ली में था, मैं एजुकेशन के सिलसिले में था, एमएससी कर रहा था, अच्छा, तो मुज़फ़्फ़रनगर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो फिर मैं गया था दिल्ली, मेरे जो अंकल थे वो सेकंड अंकल वो दिल्ली में ही थे, पहले से ही आए थे वो, हुँ, तो उनके साथ मैं गया था उधर। तो फिर हम इस बाग वगैरह थे हमारे पास, तो हमने सोचा कि ये फ़रवरी का महीना था, हमने सोचा कि हम इधर जाएँगे आज़ादपुर मंडी में, तो हुँ, वहाँ देख लेते हैं वो बागों के उसके बारे में, फ्रूट्स का। हुँ, तो चक्कर मारने हम चले गए, तो वहाँ अच्छा, हमें अपने फ्रेंड्स मिले, अच्छा, जो गाँव के थे, बिल्कुल हुँ, क्लोज़, जो हमारे साथ खेलते रहते थे, थे वहाँ रहते पे थे, कि खेलते थे। हुँ, तो उनको हमने पूछा वगैरह, चाय-शाय पिलाई, हमने कहा वहाँ ठीक है सब? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छा और कोई आप नहीं। उनके घर गए थे वहाँ पे? नहीं, घर नहीं गए थे, आज़ादपुर में गए थे, अच्छा, अच्छा, मंडी है ना वहाँ पे। अच्छा, 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 तो ओके, वो मार्केट में जा रहे थे, तो हमें मिले वो रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ ठीक है सब, तो हमने कहा आओ चाय-शाय पिए, उनको चाय-शाय पिलाई, अच्छा, तो चले गए फिर। अच्छा, तो फिर उन्होंने जब वो उधर पहुँच गए घर, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हमें मिले वो वहाँ, तो उन्होंने हमें मारा, मारा अच्छा, पीटा। तो फिर वो वहाँ चंदा जमा कर रहे थे आरएसएस के नाम पे, अच्छा, बोल रहे हमें वो आरएसएस के नाम पे चंदा करना है, कुछ हथियार लेने हैं, वो करना है, ये करना है। तो वो उसी चक्कर में थे, तो हमें बहुत मारा अच्छा, उन्होंने, तो ये उन्होंने वहाँ वो फैला फैला दिया। दिया। तो फिर वहाँ वो बड़ा कियास हो गया गाँव में, ये क्या कर दिया उन्होंने उन्होंने हुँ, फिर फ़ादर साहब ने वहाँ वो जमा किए, जो जो बड़े-बड़े लोग थे, तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। हुँ, तो फिर वो सबसाइड हो गया, लेकिन उनके दिमाग में तो ये था यही ही। था। हाँ, तो फिर भी ये देख के तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब माइग्रेशन आप कर लो। हुँ, फिर अप्रैल में 15 अप्रैल को हमने वहाँ से हम निकल गए। मतलब जब वो बड़ सब ब अगेंस्ट हो गए हाँ, आपके सारा मतलब सारा अगेंस्ट, तो हमने मजबूरी में हमें फिर निकलना निकलना पड़ा। पड़ा। तो कैसे क्योंकि निकले तो कैसे फिर आप? हमने क्या एक किया आपने? ट्रक लाई, अच्छा, बारामूला गए थे हम, बारामूला से ट्रक लाई, हुँ, तो वहाँ उस सामान उसमें जो भी था, तो उसमें डाल के तो सारे उसमें चढ़ गए, मतलब मेरे अ, अंकल थे, आंटी थी, उनके बच्चे थे, मेरी सिस्टर थी, मदर थी, और हुँ। मैं था। अच्छा आपके तो फादर वहाँ ही रहे। हाँ, फादर साहब उधर ही थे, तो हम आ गए थे फिर। तो फिर जब छुट्टियाँ पड़ गई, तो फिर वो आ गए थे इधर, आपके जो फादर। हुँ, जुलाई में। तो जुलाई में 15 दिन बैठे थे वो, तो उसके बाद वो 26 तो 25th को यहाँ से वापस गए। तो 25th को शाम को पहुँच गए हांजीगढ़, उनके मामा के लड़के थे उधर बेटे, तो वहाँ पे बैठे वो रात को, तो सुबह 26th को वो गए स्कूल, स्कूल। उन्होंने 9 बजे वो पहुँच गए। तो वहाँ उन्होंने जॉइन वगैरह किया, तो वो लगे उसमें काम में, जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर थे, तो उनको ही वो पे वगैरह देनी निकालनी होती थी। तो उन्होंने वो पे वगैरह वो कर रहे थे, रोल वगैरह जो जो भी होता है उनका सरकारी, और सर्टिफिकेट्स जो बनती थी उनकी बच्चों की, वो साइन कर रहे थे। तो कोई, मतलब अचानक से वो सारे वहाँ से चले गए, तो उतने में कोई नहीं था उधर, मतलब जो आज भी अभी हमने राहुल भट्ट की वो सुना है, हुँ, उधर भी कोई नहीं था, मतलब ये बड़ा वो अजीब पल अजीब इत्तेफाक है, मतलब जहाँ भी ये करते हैं वहाँ कोई नहीं रहता है होता है। आस-पास। मतलब ये बिल्कुल तब से प्लान्ड है, 90 से अब भी वही चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं ये पाकिस्तान का वो उनका है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है ये, कश्मीर का है। यूथ जो है। कश्मीर का ही ये है, तो सपोर्टेड बाय पाकिस्तान है ये। तो इसका ये है कि फिर उन्होंने ये कर दिया, तो फायर कर दिया उनके ऊपर। तो ये है हम, तो ये 26th की बात है, फ्राइडे था।
मतलब तो हुआ क्या तब एग्जैक्टली, क्या हुआ उस तो दिन? वो दो तीन तीन बंदे आए थे। अच्छा, ये अ, स्कूल में थे, ये स्कूल में बैठे काम कर थे, रहे थे। काम कर रहे थे, हम्म। पेन उनके हाथ में था। हम्म। तो उन्होंने फायर कर दिया पहले। मतलब वो स्कूल में एंटर हुए थे। हाँ, एंटर हो गए, सीआरपी बाहर थी। हम्म। तो मतलब सीआरपी को भी उन्होंने, उनको पता था कि नून बंदे नोन हैं, बंदे आते तो जाते हैं तो। इसलिए वो आ गए। तो उन्होंने फिर पहले आदाब करके तो फायर कर दिया। तो वो ऐसे कुर्सी पे रहे कोई 2-3 घंटे। 2-3 घंटे? हाँ, 2-3 घंटे ऐसे ही रहे। तो उसके बाद वो सीआरपी वाले आ गए अंदर। तो उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो वहाँ वो ब्रॉड डेड उन्होंने कहा। तो उसके बाद एफआईआर वो बन गया। तो वो एफआईआर अभी भी है, तो उसका कोई वो पता नहीं चला अभी। एफआईआर वैसी का वैसा तो ही है। तो पुलिस या गवर्नमेंट का क्या रोल पुल, रहा उस टाइम पे? पुलिस ने वही एफआईआर बनाना है उनको। तो उनको क्या करना था, एफआईआर बना दिया है बस। हम्म। तो वो भेज दिया हमें इधर। तो हम्म। हम इधर से जाने लगे थे, तो हमें अलाउ नहीं किया। अच्छा। तो ना, हमने कहा था बॉडी इधर भेज दो, तो वो भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। फिर जो जहाँ पे बैठे थे मामे के लड़के, तो वही आगे उनको मैसेज भेजी किसी ने। तो वो उन्होंने फिर लास्ट राइट्स उधर ही की हांजीवेरा अच्छा, में। मतलब आप लोग भी यहाँ से जा नहीं हम भी पाए थे? नहीं जा पाए, तो हमें अलाउ नहीं किया। तो मैं एक्चुअली मैं जीवल तक पहुंच गया था, लेकिन मुझे वहां से लाया गया वापस ज़बरदस्ती। तो फिर पुलिस ने भी अलाउ नहीं किया। तो ये मतलब इनका ये सिस्टम ही ऐसा है कि इनको ये करना ही करना है। मतलब पुलिस और तब गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, कितनी हेल्प की उन्होंने आपकी उस टाइम पे? हेल्प कोई नहीं, हेल्प कुछ नहीं की। कोई हेल्प मतलब ना नहीं मिले, इन्वेस्टिगेशन ना आपका कुछ नहीं। कुछ? आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ वो केस। आज तक वो एफआईआर कॉपी हमारे पास ही है, उसका कोई वो तो नहीं फाइल निकला। ओपन है या क्लोज हो गई? वो फाइल क्लोज है, उसका कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो उसके बाद फिर आप, मतलब इनसे पहले जब जम्मू आए थे, फिर आप यहाँ कहाँ रहे थे? मतलब एकदम से तो आपको कोई मकान या कुछ मिला नहीं 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 होगा। नहीं, जब हम पहले आए तो फिर हम इधर सुभाष नगर गए थे। तो अंकल के उधर थे इन-लॉज, तो उनकी जगह ही नहीं थी, एक कमरा उनको भी था। तो हमें उधर रास्ते पे वो सामान रखना पड़ा। सामान था हमें, जो दिल्ली में अंकल थे उनका सामान था ज़्यादा। तो वो भी हम, मतलब वो इस टाइप के थे, उन्होंने कहा नहीं ये इधर नहीं है, इनका सामान भी ले जाओ। अच्छा। तो मतलब वो बिल्कुल सोशल काफ़ी थे, वो दूसरे का ज़्यादा सोचते थे। अपना सामान हमने नहीं लाया था। एक जो दिल्ली में अंकल थे उनका लाया था, और जो दूसरे अंकल थे उनका। हमारा यही था थोड़ा बहुत जो भी वो था इमरजेंसी वाला। तो वो वो था, क्योंकि वो खुद उधर ही थे, तो कहाँ तक सामान लाना था। तो फिर उधर रहा हम सुभाष नगर में 10-15 दिन वो सामान ऐसे ही रहा, हम्म। बिल्कुल लावारिस। हम्म। तो उसके बाद मेरे मामा जी हैं इधर गोल गुजराल में, वो रहते थे, उनको एक कमरा था उधर। तो फिर हम उधर चले गए। तो फिर महीने के बाद हमने वो सामान लिया उधर, वहाँ भी ऐसे ही रहा वो लावारिस की तरह। तो मतलब ऐसे वो कुछ सोफे शोफे थे, वो ऐसे ही बारिश में ख़त्म हो गए, टूट गए। फिर जो अंकल का सामान था वो दिल्ली उसको भेज दिया। तो ऐसी पोजीशन बहुत ही ख़राब रही। तो मतलब उस टाइम कुछ 500-600 रुपये हमारे पास थे हम्म। यहाँ पे। तो उसी पे गुज़ारा चल रहा था, क्योंकि मैं भी वहाँ से दिल्ली से आ गया था वापस। तो ये हुआ था। हम्म। तो बड़ी मुश्किल से फिर यहाँ भी, मतलब बिल्कुल मदर भी इसमें चली गई डिप्रेशन में। मैं भी डिप्रेशन में, मैं अभी भी डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ। तो उम, ये मतलब पूरी, उन्होंने एक नहीं वो मार दिया, पूरी फैमिली फैमिली। हमारी ख़त्म कर दी उन्होंने। तो जैसे आप तो बोल रहे हो आपका वहां पे 3 मंजिला मकान तीन था, 4-5 बाग थे, उसका हाँ, क्या हुआ फिर? वो फिर कुछ ऐसे ही पड़ा रहा मकान। तो उन्होंने निकाल दी, खिड़कियां निकाल दी, और जो हम्म। लकड़ी थी वो निकाल दी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गया, अच्छा, गिर गया। मकान भी जला दिए उन्होंने? मकान भी वो गिर गया, वो निकाल ही दिया, उसकी लकड़ी अच्छा। शड़ी ले ली। अच्छा। तो अ,
फिर ये बाग हैं, बाग कुछ जो वहाँ काम करते थे हमारे, तो वो उन्होंने ले लिया। अच्छा, जो वहाँ के मुसलमान थे जो उन्होंने ले लिया। जो काम करते थे हमारे बागों में, तो वो उन्होंने कुछ कब्जा कर दिया। तो ऐसे ही जो है, अभी कोई वो नहीं है। हम्म। तो फिर हमने इधर ही मेहनत करके तो अपना वो कर दिया, गुजारा। तो तो क्योंकि यहाँ पे नौकरी, आपने उस टाइम किसी से हेल्प ली थी गवर्नर से, या ना यहाँ ना पे कोई जब आप नहीं, जम्मू आए थे? किसी ने तो सिर्फ वो एक्स ग्रेशिया का दे दिया था उन्होंने, लाख रुपए। वो सिस्टर की फिर शादी थी तो उसमें चला गया। अच्छा। तो और कोई हेल्प नहीं मिली हमें। हम्म। बस। तो फिर आपने धीरे धीरे यहाँ मकान बनाया अपना, तो फिर हाँ, ब्रदर वो कर रहे थे जॉब तो उन्होंने बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता तो थोड़ा स्टेबल हो गए, कितना मेहनत फर्क किए। लगता है आपको उस 3 मंजिल मकान, 4-5 बाग, और यहाँ 2 कमरे का मकान? मतलब कितना मतलब फर्क लगता है? फर्क कैसी तो लाइफ लगती है? बहुत। डिफरेंस क्या है लाइफ में वहाँ की और यहाँ की? डिफरेंस ये है कि वहाँ हमने 20 साल ही मैंने दिए थे। जब हमें वहाँ से निकाल दिया गया, तो उस टाइम मेरी 20 इयर्स एज थी। तो वहाँ 20 ही साल रहा, लेकिन मुझे लगा कि अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरा जो घर है वही है। तो यहाँ मुझे 32 साल हो गए हम्म। उसके बाद। हम्म। तो ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं, पता नहीं मैं कहाँ हूँ? मुझे तो कहीं जाना है, मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं पे तो मुझे जाना है, कहाँ जाऊँ? ये अभी मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न है, मैंने जाना है तो जाऊँगा कहाँ? क्योंकि सैटिस्फाइड वो नहीं हूँ, लाइफ नहीं है। मेंटली मैं बिल्कुल वो हूँ। तो ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है। तो असली हमें लग रहा है कि हमें तो वहीं पे है, मतलब जो भी आपकी जो है आइडेंटिटी है वो। वो वहाँ से ही है। तो यहाँ हम जाते हैं, मतलब 30-32 साल हो गए, हम इधर जाते हैं, हमें लग रहा है ये कौन-सा रास्ता है? ये कुछ अजीब-सा लग रहा है। लेकिन अभी भी हमें जब वो याद करते हैं, हम बचपन का ही है वो, हमें अभी भी याद है, हाँ, यहाँ से हम जाते थे तारज़ो, यहाँ से हम सोपोर जाते थे। इस गली में वो मकान था, इस गली में ये इसका नाम था, ये इस गली में वो उसका बाग था। ये आइडिया अभी भी हमें आ रहा है। लेकिन जो यहाँ के ये 32 साल है, ये बिल्कुल हमें इसका कुछ वो पता नहीं ये क्या चीज़ है। मतलब ये इतनी थोपे गए हमें हमारे ऊपर ये 32 साल। आपकी बचपन, आपकी लाइफ वहाँ के साथ जुड़ी हुई है, आपकी बिल्कुल, यादें बिल्कुल, इतनी जुड़ी हुई है। यादें बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपके टाइम का जो यूथ था उसने कितना सफर किया, मतलब उस टाइम पे निकल के अपना बहुत घर ज़्यादा, छोड़ के बहुत आना। ज़्यादा। जो हमारा एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ। जैसे उसके बाद हमारे वो बच्चे, मतलब जो हैं वो बिल्कुल थोड़ा इधर उनको पता लगा कि क्योंकि तब जो सिचुएशन थी सिचुएशन वो थोड़ी डिफरेंट स्टेबल थी। थी। लेकिन जो हमारा एज ग्रुप था, ये बिल्कुल ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सफ़र यही हुआ, क्योंकि नौकरी भी नहीं मिली। उसके बाद नौकरी तो थी ही नहीं कोई 10-15 साल तक, तब हम्म। तक हम ओवर एज हो गए। उसके बाद जो पैकेज मिला तो वो उनको छोटे जो बच्चे थे उनको मिला। हम्म। उनको कश्मीर का कुछ पता ही नहीं था। वो तो फटाफट चले गए, तो उधर जॉइन किया। उनको हकीकत पता ही नहीं थी उधर क्या है। तो ये बिल्कुल सिचुएशन ऐसी बनाई कि उन्होंने कि ये गवर्नमेंट की भी कुछ वो है। तो मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि मतलब उनको नौकरी दे दी, हमें दे दी। हम बोलते नहीं जी, हमारा सिस्टम इधर है, ऐसे हुआ है हमारे साथ, हम कैसे जाएँगे उधर? लेकिन उन्होंने क्या, हमारा वो पता काट दिया। उसके बाद उन छोटे जिनको उनका उधर का पता पता ही ही नहीं नहीं है, था। उनको लगा वहाँ हाँ, कश्मीर है, वो है, ये है, उन्होंने खाली सुना था। वो उठ के तो चले गए, आज वो सफ़र कर रहे हैं। उसी अच्छा, का वो खमियाज़ा भुगत रहे हैं अब, क्योंकि उनको आपने पता ही नहीं था। पीएम पैकेज की एम्प्लॉय की बात की है, तो हम भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। मतलब अभी उन लोगों का ये मानना है कि ये पीएम पैकेज एम्प्लॉय नहीं है, ये पंडित मारो एम्प्लॉय है। बिल्कुल ये वैसा ही है। और लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनको लगा दिया। उन्होंने 10-15 साल के बाद निकाल दिया, ताकि इनको लगा देंगे जो छोटे-छोटे हैं, जिनको उधर का पता ही पता नहीं ही है। नहीं। वो उठ के वो पहुँच गए उधर, जॉइन कर दिया। तो उनको उधर वो सब्ज़ बाग ही दिखा टारगेट दिए। ये तो दिया। जब जब उनको हकीकत पता चली, तो अब वो पछता रहे हैं, हमने क्या किया। तो अब तो वो तो यही अब मांग कर रहे हैं कि हम रिवर्स कर दीजिए इस पैकेज को, क्योंकि ये हाँ, फेल है।
इस पे आपको क्या लगता है, मतलब गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाना चाहिए या वहां पे उनको वापस भेज देना चाहिए इस सिचुएशन में? न कहाँ ये सिचुएशन ही नहीं है कार्डियल कश्मीरी के हिंदू के लिए, किसी हिंदू के लिए उधर कार्डियल सिचुएशन नहीं है। अगर ऐसा रहा, ऐसा ही सिचुएशन रही तो पूरे इंडिया में हिंदू का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अगर ये ऐसे ही रहे ना, इनकी वो स्ट्रेटजी ऐसी ही रही, तो पूरा इंडिया अभी खत्म उसके कगार पे है। अमित शाह जी हाँ, कहते हैं वहां पे सब ठीक होगा नहीं, सब ठीक है। कहाँ ठीक है? ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये तो कश्मीर की छोड़ो, आप यूपी में देखो, वहाँ कौन-सा ठीक है? आप मुज़फ्फरनगर में देखो, कहाँ ठीक है? किधर ठीक है? आप राजस्थान में देखो, कहीं जगह ही ठीक नहीं है। क्योंकि इनका वो पूरा वही है कि हमने इधर मुस्लिम राज करना है सब में। तो ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन है क्या। तो आपको लगता है कि मतलब कश्मीर में कभी हालात ठीक होंगे? मुझे नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ बहुत कम चांसेस हैं तो अगर जब सरकार तक। आपको वापस जाने का मौका देती है, रिहैबिलिटेशन होता है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे? नहीं, इस सिचुएशन में तो नहीं जाएंगे जब तक कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने सोल्यूशन की बात की, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है? जो हमें अलग से आप होमलैंड। लैंड दे दो, होमलैंड दे दो, अलग से दे दो, जो भी है 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट जो हमें उनमें रख दो हमें, उस हिसाब से हमें करने दो। उधर रहेंगे तो वो सही है। सेफ बाकी रहेगा। इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि सिचुएशन जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे मुसलमान, हम्म। 5 मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। हम्म। एक है उसका नाम है अल्ताफ, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इस टाइम सोगुरा में, सर्जरी में। अच्छा। तो दूसरा है उसका नाम है अकबर लोन, वो है स्टाफ सिलेक्शन के उसमें मेंबर है। तो आज तक उन्होंने कोई फ़ोन नहीं पूछा नहीं मुझे, तुझे क्या है क्या, मतलब इतने-इतने बड़े-बड़े पोस्ट पे। दूसरा है लेक्चरर, मतलब इनकी देखो, मैं और वो कहाँ हैं? एक ही ग्रुप में थे हम, वो कहाँ बचपन पे से है? आप लोग बिल्कुल साथ हैं। बचपन से फर्स्ट से 12th तक हम इकट्ठे पढ़ रहे थे। तो उनकी वो देखो आप, क्या है, तो आज तक उन्होंने हमें पूछा नहीं। आपको मतलब ये लगा कहीं बिल्कुल, मतलब वहां पे एक, मतलब दो नज़रें होती थी, मतलब बिल्कुल, मुसलमान बिल्कुल की एक नज़र और हिंदू, कि तभी शायद मुसलमान आज वहां पे जो। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, आप देखो ना खुद ही जो मेरे साथ थे, जिनकी परसेंटेज भी मेरे से कम ही थी, अच्छा। वो एसएसबी में आज हायर पोस्ट पे है, जो सिलेक्शन करता है सिलेक्शन। जो दूसरा है, जो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी, सोगरा में। तो ये मतलब मेरे से कम परसेंटेज थी उनकी। पढ़ाई लिखाई में। हाँ, तो आप देखो खुद ही कि डिफरेंस है कि नहीं है, वो बिल्कुल ओपन है। मतलब दो नज़रें की जाती 2 थी वहां। नज़रें बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। तो आपको लगता है कश्मीरी पंडित की आवाज तब कोई बना था या अब कोई बनेगा? कुछ आपको होप है किसी से? है ना, बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही सिचुएशन रहा तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कश्मीरी पंडित को छोड़ो, हिंदू की कोई वो आवाज़ नहीं, कोई मोदी जी पे बड़ा वो भरोसा था, लेकिन वो भी कुछ उधर उस मन की बात में ज़्यादा वो हो रहे हैं, वो मुझे मिक्स लगता है वो शायद कुछ अपनी मन की बात सुनाना सुनाता चाहते था। हैं, बट हाँ, लोगों बड़ी के मन बात की की बात बात नहीं वो सुनना सुन चाहते। नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि वो सुनेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो सुनेंगे, लेकिन बहुत देर हो जाएगी तब तक। क्योंकि वो अभी देखो 32 साल से वो सुन ही रहे हैं हमारी। देखो आज आपने मतलब आप 32 साल के बाद आप मुझ तक पहुँचे। अब हम्म। देखो कितना गैप है। आप हमारे अपनी कम्युनिटी से हैं। हम्म। आज तक मेरे फादर साहब को हमारे अपनी कम्युनिटी से भी पता नहीं है कि इनके साथ भी ये हुआ है। मतलब ये मेरे साथ ही नहीं, बड़े इतने फैमिलीज ऐसे। इतनी फैमिलीज़ हैं जिनका पता ही नहीं है। मुझे भी पता नहीं है दूसरे उसके साथ। मतलब इतनी कम्युनिकेशन वो हुआ है, गैप है हमारे साथ। तो ये सिचुएशन है। अब क्या कर सकते, मतलब बट कोई हमारे सरकार पास। तो पहले मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जाति विध्वंस हुआ है, मतलब हुँ, जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी समाज या हिंदू समाज के साथ वहां पे। ये कहाँ अब देखो ना, बाहर देखो, बाहर खुद ही पता चलता है जेनोसाइड कहाँ से हो रहा है।
आप देखो परसों की बात है उधर यूपी में क्या हुआ। तो ये कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से कि मतलब वो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा स्टेप उठाए कि आपकी कम्युनिटी अब जितनी परसेंट भी बची है वो हुँ। सेफ रहे और सुरक्षित रहे? हाँ, इनको पहले जो गढ़ है, गढ़ को ही ख़त्म करना है। इनको पाकिस्तान को पहले साफ़ करना है, उसके बाद ही ये अगर कुछ सोच सकते हैं, उसके बाद ही सोचेंगे ये। उसके बाद ही कोई इलाज निकल सकता है। तब तक जब तक इनको सपोर्ट मिल रहा है पीछे से, तो तब तक ये मतलब वहां पे तब तक आप कह रहे हो कि वैसे ही हालात वैसे ही जब रहेंगे? तक ये कोई ठोस बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, तब तक ऐसे ही रहेगा। तब तक तो कोई चेंज मुश्किल है आनी। शुक्रिया सर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। करते हैं कि आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी जो कि है, आपकी जो हुँ, कहानी है वो हमारे साथ हमारे दर्शकों के आगे रखी। हम कोशिश करेंगे कि आगे हम इसको बहुत आगे लेके जाएं और हुँ, सरकार देखे और सुने कि जो कश्मीरी समाज है या हिंदू समाज है उन फैमिलीज में क्या क्या हुँ, हुआ है, उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, ताकि शायद इन स्टोरीज के बाद शायद वो कुछ हुँ। ऐसे स्टेप उठाए जो आपकी जो अब जो कम्युनिटी बची है अब कुछ परसेंट वो सेफ और सुरक्षित रहे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सर। ये अपील है आपसे कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ़ ये देख लें आप, जहाँ पे भी ऐसे जो जिनका पता ही नहीं अब तक उनके साथ क्या हुआ, उनको ढूँढ निकालें। बिल्कुल तो सर, ये हम पूरी बिल्कुल कोशिश आपसे करेंगे, अपनी तरफ से पूरी नमस्कार, कोशिश करेंगे हम। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, ये आज एक और फैमिली हमारे साथ थी। इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि वहाँ 3 मंजिला मकान, 4-5 जो सेब के बाग थे, इनके जो फादर प्रिंसिपल थे वहाँ पे और सोशल एक्टिविस्ट वो इतने थे कि मतलब वो ये नहीं देखते थे कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ तो मैं सिर्फ कश्मीरियों की ही हेल्प करूँगा। चाहे वहाँ मुस्लिम थे, सिख थे, हर एक के घर जाके हर एक की हेल्प करते थे वो। और आखिर में उनके साथ क्या हुआ? अपने कुर्सी पे बैठ के कलम हाथ में था और उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है ये? हम सरकार से अपील करते हैं कि इतनी स्टोरी सुनने आप सुनिए, जानिए और ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएँ। उसके बाद ये लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सफ़र करते हैं। इनकी जो जनरेशन है, उन्होंने इतना सफ़र किया है कि इनको अपनी एजुकेशन के बाद वो यहाँ 10-15 साल ये जॉब नहीं कर पाए, तब तक इनकी एज निकल गई। अब ये प्राइवेट ही कुछ कर रहे हैं और अपने यहाँ 2-3 कमरों का इन्होंने मकान बनाया है और उसमें अपनी लाइफ जी रहे हैं। मगर इनका यही कहना है कि हमें सुकून की ज़िंदगी यहाँ नहीं है। हम किसी रास्ते से जाते हैं तो हमें कश्मीर की सब यादें याद आती हैं कि हमारा वहाँ पे ऐसा था, वैसा था। मतलब यहाँ इनकी सुकून की ज़िंदगी नहीं है और ये अगर जाना चाहते हैं वापस जब हालात ठीक होंगे और इन्हें अलग से एक होमलैंड देना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए एक और नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।